नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, त्यौहार था और बहुत और भी आवश्यक कार्य थे, समय नहीं मिल पाया। तो आज से रेगुलर फिर हम लोग कंटिन्यू होते हैं और आज से शुरू करते हैं वास्तविक भारत का संविधान। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यहीं से हमारे भारत के संविधान की शुरुआत होती है, यानी जब हम लोग पढ़ते हैं संविधान की किताब तो उसका ये पहला चैप्टर है। अब आप समझिए कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। ये एक लिस्ट है, पहले समझ लीजिए कि इस टॉपिक में क्या क्या है। भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में लिखा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, यानी 1773 से 1853 तक। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, मतलब 1858 से 1947 तक। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, भारत का संविधान बनने को था। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। तो 1773 से लेकर के 1947 तक भी एक प्रक्रिया थी, कानून के तहत भारत का शासन चलता था। उनमें एक क्रम था, पहले रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे आते आते माउंटबेटन योजना 1947, जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ, है ना। तो ये सब कुछ हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें थी जो बाद में हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो हम इसको पढ़ने से हमारा 2 चीज़ कंप्लीट होगा। पहला तो हम ये जान जाएंगे कि ब्रिटिश भारत में क्या स्थिति थी। दूसरा कि उन ब्रिटिश भारत के जो कानून थे, उन कानूनों में कितनी अच्छाई थी, कितनी बुराई थी, किन किन अच्छाइयों को हमारे संविधान में लिया गया। जो हमारा संविधान है इस समय, हमारा संविधान जब बन रहा था तो लगभग दुनिया के 60 देशों के संविधान थे जिनका स्टडी किया गया था और उनमें से अच्छी बातों को लिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो बातें लिखी गई थी इस कानून में, हमारे भारत के संविधान में आधे से अधिक बातें यहीं से ली गई हैं, है ना। तो एक क्रम है और इसे 2 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसका जो शासन था वो 1853 तक था। फिर 1857 जानते ही हैं, क्रांति हुई, अंग्रेज़ जीत गए, भारत हार गया। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट अंग्रेज़ों का शासन शुरू होता है और 1947 तक रहता है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास और इसमें संक्षिप्त में हम बैकग्राउंड समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको भारत का नक्शा सही से बनाना नहीं आता, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। मान लीजिए कि ये भारत है और बहुत इधर पश्चिम उत्तर के कोने पे यहाँ मान लीजिए इंग्लैंड है ना। अब इंग्लैंड से गुजरात ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम बहुत बड़ा था, उसके मत चक्कर मत पड़िए। ईस्ट इंडिया कंपनी संक्षिप्त का नाम है, आप इसको याद रखिए। हुआ क्या कि भारत में लगभग दक्षिण भारत को कुछ छोड़ दें तो संपूर्ण भारत में लगभग अकबर का शासन था और अकबर विश्व प्रसिद्ध राजा था। उस समय कह सकते हैं सेकुलर राजा था और पूरी दुनिया में, देश दुनिया में इसकी चर्चा होती थी और भारत उस समय सबसे समृद्ध अवस्था में था, ऐसा इतिहासकार, ऐसा तथ्य कहते हैं। अकबर की उदारता को देख करके यहाँ पर भारत की ओर अन्य देशों के लोग आकर्षित हुए, भारत से मित्रता करने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए। तो उसी क्रम में 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, इनको प्रथम कह सकते हैं, एलिजाबेथ प्रथम, 1600 में। हालांकि इनका शासन था 1558 से 1603 तक इनका शासन रहा। तो 1600 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना करी। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी और ये 217 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को खोला। यानी इस कंपनी के 217 शेयर होल्डर थे, 217 लोगों की पूंजी लगी, लगभग 30,000 पाउंड के आसपास। इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी थी और इंग्लैंड की रानी ने, यानी इंग्लैंड के
शासक ने, इंग्लैंड के राजा ने इस कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दे दी 15 वर्ष के लिए, क्योंकि भारत में या इंडोनेशिया में, मलेशिया में पुर्तगाल, स्पेन, ऐसे पुर्तगाल के लोग ज़्यादातर व्यापार करते थे। इनसे लगभग 100 साल पहले से ही वास्को डी गामा 1498 में ही भारत आ गया था। तो पुर्तगाल को देख करके और देशों को देख करके, डचों को देख करके अंग्रेज़ों ने भी एक कंपनी बनाई पूर्वी व्यापार के लिए, और इंग्लैंड ने उसको, शासक ने उसको अनुमति दी। अनुमति इसलिए दी ताकि जब उसकी अनुमति रहेगी तो उसको कोई लूटेगा नहीं, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, और वो कंपनी जहाँ भी जाएगी उसको इज्जत मिलेगी और वहाँ व्यापार करने के लिए अनुमति मिलेगी। तो इसलिए क्या हुआ कि पूर्वी व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए ये कंपनी खोली गई। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और वहाँ के शासक बनते हैं जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम, याद रखिएगा, जेम्स प्रथम 1603 में शासक बनते हैं और 1625 तक शायद ये थे। तो 1603 में जेम्स प्रथम बन गए और उस समय भी अकबर अभी हैं। तो जेम्स प्रथम के मन में और इच्छा हुई कि पूर्वी देशों में ये जो कंपनी जाएगी अच्छी बात है, लेकिन ये स्पेशल भारत में जाए, इसका मेन सेंटर भारत हो, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था इंडोनेशिया, मलेशिया में जाना। लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया में डचों का बहुत बड़ा साम्राज्य था वहाँ पे, तो थोड़ा सा डर था कि उनसे फाइटिंग होगी, युद्ध होगा, पता नहीं वहाँ ये सेटल हो पाएगी कि नहीं, तो अच्छा होगा कि भारत में जाए। अब अकबर की उदारता की बहुत प्रशंसा भी थी। तो जेम्स प्रथम ने इंग्लिश भाषा में एक पत्र लिखा अकबर के नाम कि मैं अपना एक दूत आपको भेज रहा हूँ, एक कंपनी है और ये आपके यहाँ व्यापार करना चाहती है, और हम चाहते हैं कि भारत और इंग्लैंड एक मित्रवत दोस्त बन करके एक दूसरे के सुख दुख में साथी के रूप में रहें। ऐसा जेम्स प्रथम एक लेटर लिखता है अकबर के लिए, और दूत कौन भेजता है? उस दूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस। याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस सरकारी आदमी था, अनुभवी था, नाविक था, सेना में था। ये एक जहाजी दल के साथ, जहाज़ का नाम था हेक्टर। हेक्टर जहाज़ से कैप्टन हॉकिंस चलता है। 1603 के बाद चलता है, लेकिन 1605 में यहाँ अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो पत्र तो आया था अकबर के लिए, लेकिन जब ये पहुँचता है सूरत में कैप्टन हॉकिंस 1608 में, तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा, उस समय आजकल की तरह कम्युनिकेशन तो था नहीं कि यहाँ कोई घटना घटती है तो पूरी दुनिया में जानकारी हो जाती है। उस समय तो इंग्लैंड जाने में ही 4-6 महीने लग जाते थे, 6-6 महीने, तो मतलब खबर जल्दी पहुँचती नहीं थी किसी भी चीज़ की सामान्यतः। तो जब ये पहुँचता है यहाँ पे सूरत, तो पता चलता है कि अकबर की तो मृत्यु हो गई और उसका बेटा जहांगीर अब सम्राट बना है, राजा बना है। तो हुआ, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम उनके बेटे को ये पत्र देंगे, क्योंकि उनके पिताजी के लिए लिखा था। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में आगरा में, ध्यान रखिएगा ये सब परीक्षा में पूछा गया है, आप ध्यान रखिए, जितनी भी बात मैं बता रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा, या याद कर सकते हैं तो याद करिएगा। कैप्टन हॉकिंस, जहाज हेक्टर, आगरा में 1608 में जहांगीर से मिला। आया किसके लिए था? अकबर के लिए। मिला किससे? जहांगीर से। ये पत्र किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। लेकिन जहांगीर तो अंग्रेजी जानता नहीं था, जहांगीर को आती थी फारसी और तुर्की, लेकिन हॉकिंस को आती थी तुर्की, फारसी भी कुछ आती थी। तो उस पत्र को इंग्लिश में पढ़ा, उसके बाद उसको तुर्की और फारसी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि मुग़लों की भाषा उस समय फारसी थी, तो फारसी में राज की भाषा थी, फारसी में ट्रांसलेट किया, पूरी बात को समझाया। जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। जहांगीर इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि उसको पुर्तगालियों से संबंध अच्छे नहीं थे। पुर्तगाली अपने आप को बड़ा घमंडी समझते थे, तो ये चाहते थे कि पुर्तगाली के अलावा कोई और यहाँ पे हमारे यहाँ व्यापार करे, पुर्तगाली भी करे, मतलब वो भी करे, उनसे हमारा संबंध अच्छा रहे। तो एक तरह से अनुमति मिल जाती है, लेकिन लगभग 3 साल तक, यानी कि 1611 ईस्वी तक कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के ही दरबार में रहा। जहांगीर की दरबार में ही रहा। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी, लंबे समय तक रहा। फिर उसके बाद पूरी बात नहीं बनी, मतलब बहुत अनुमति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि पुर्तगालियों का बड़ा दबाव था जहांगीर पर भी। फिर टॉमस मुनरो आता है 1613 में, जहांगीर ने उसको अनुमति दी, तो अंततः 1613 में 15 में सूरत में पहली कोठी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेज़ों की। हालांकि उसके पहले ही 1608 से ही व्यापार वो शुरू कर दिए थे। यहाँ पे लोकल जो राजा होते थे उनसे अनुमति ले करके, उनको टैक्स दे करके वो छोटे स्तर पर व्यापार कर रहे थे। सरकारी स्तर पर अनुमति उनको मिलती है 1613 में।
15 में व्यापारिक कोठी बनती है सूरत में। इतनी बात आपको समझ में आई। तो 2 लोग हैं, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस मुनरो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से लेते हैं। कौन सा व्यापार करने के लिए आते हैं? तो मुख्य इनका जो था वो था नील, है ना, चाय, अफीम, मसाले में सब। तो ये इतनी प्रक्रिया आप समझ गए। अब समझिए ध्यान से आगे। 1615 से एक तरह से व्यापार उनका चलने लगा और पुर्तगालियों से फाइटिंग होती रही और अंततः लड़ाई होते होते डचों से, पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से होते होते अंग्रेज़ सबसे भारी पड़ गए। अंग्रेज़ एक तरह से सबके प्रतिस्पर्धा में सबको हरा दिए व्यापार में। अब अंग्रेज़ एक छत्र राज करने लगे, मतलब व्यापार करने के लिए जो व्यापार कर रहे थे। बाकी थे, पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, लेकिन ज़्यादा व्यापार इनका चलता था। होता क्या है, 1757 आ जाता है। 1757, 1857 नहीं, 1757 आए कब थे? 1608। व्यापार चल रहा है, 100 साल हो गया, फिर 50 साल और जोड़ लीजिए, यानी 150 साल हो गया उनको व्यापार करते हुए। व्यापार कैसे होता था? इंग्लैंड में एक डायरेक्टर मंडल उसको बोलते हैं, निदेशक मंडल बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि लगभग 24 लोग थे जो इंग्लैंड में बैठते थे और ये पूरा निर्णय करते थे कि व्यापार कैसे होगा। यहाँ से सूचना भेजी जाती थी, वो लोग पॉलिसी बनाते थे, यहाँ व्यापार होता था। और ये व्यापार केवल यहीं नहीं होता था, इंडोनेशिया में भी होता था, मलेशिया में भी होता था। तो ये जो निदेशक मंडल के लोग थे, जिनको 217 लोग जो शेयर होल्डर थे वो चुनते थे, अंशधारी जो थे वो चुनते थे, और एक एक वर्ष के लिए चुनते थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाते थे। ये मंडल भारत में नहीं रहा, इंग्लैंड में ही रहा, वहाँ से शासन करता रहा, वहाँ से पॉलिसी बनाता रहा, लाभ हानि जो भी जैसा रहा सिस्टम होता रहा। 1757 में एक बार हो जाती है लड़ाई अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से। अच्छा, इसके लिए अंग्रेज़ करते क्या थे कि जहाँ जहाँ उनका सेंटर था, जैसे सूरत था, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, तो हर जगह वो अपना एक गवर्नर नियुक्त करते थे, मतलब काम चलाने के लिए। गवर्नर का मतलब यहाँ ऐसे समझिए कि मेन मालिक वही है, उस सेंटर का मेन मालिक वही है एक तरह से। तो बंगाल में जो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे एक तरह से, उनसे यहाँ के शासकों से, मुग़ल वंश का शासन था तो मुग़लों की छोटी छोटी रियासतें थी, तो वहाँ पे जो नवाब थे उनसे, मीर जाफ़र, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, इनसे युद्ध हुआ, संयुक्त युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में। अंग्रेज़ों की सेना बहुत कम थी, यहाँ के लोग जो थे, नवाब थे, शुजा-उद-दौला, ये सब, इनकी सेना बहुत थी, लेकिन अंग्रेज़ों की युद्ध जीत होती है। प्लासी का जब युद्ध जीत जाते हैं तो अब वो व्यापार अपने मनमानी से करने लगे, अब उनको कौन रोकने वाला है। फिर दूसरा युद्ध होता है 1764 में, इसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध या प्लासी की लड़ाई, 1764 में बक्सर का युद्ध। जब बक्सर का युद्ध जीत लिए तब ये निश्चिंत हो गए कि अब हमें हराने वाला कोई नहीं है। जो व्यापारी अन्य देशों के थे वो तो हार ही गए हैं हमसे, यहाँ के भारतीय भी हमसे हार गए हैं, अब हम यहाँ पे शासन करेंगे। और इसके तहत अब उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, जमींदारी व्यवस्था वहाँ पे, मतलब लगान वसूलने का, यानी हम व्यापार भी करेंगे, हम लगान भी वसूलेंगे, हमको राजा अनुमति देगा, राजा प्रशासन अपना देखेगा, लेकिन हम पूरा मैनेजमेंट करेंगे खेतों का, कैसे टैक्स लेना है, क्या फसल उगानी है, क्या करना है। इस तरह से द्वैध शासन की एक तरह से शुरुआत, यानी ये लोग दीवानी देखेंगे और जो मुग़ल साम्राज्य चल रहा है वो क्या देखेगा, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। चलता रहा सब, लेकिन ये लोग बहुत मनमानी करते थे। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो अपने यहाँ के शासकों से छिपा करके अलग से भी व्यापार करते थे। मुनाफा मान लीजिए 100 रुपये का हुआ, बताते थे 10 रुपये, 90 रुपये अपने पास रखते थे। इसके अलावा भारतीयों से रिश्वत भी लेते थे, देते थे, उपहार भी भारतीय लोग इन्हें खुश करने के लिए देते थे। तो इनका आचरण बड़ा भ्रष्ट था, कंपनी को बहुत लाभ नहीं हो रहा था। जो कंपनी को टैक्स वहाँ सरकार को दिया जाना था वो बहुत लाभ की स्थिति में नहीं थे, और इनकी समय समय पर सूचना भी जाती रहती थी। तब लगा अंग्रेज़ों को, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को ये लगा कि इन पर नियंत्रण होना चाहिए, है ना, इन पर नियंत्रण होना चाहिए कुछ।
तो नियंत्रण होने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, मैं भी आपको बताता हूँ, एक एक्ट पास किया गया वहाँ की संसद में, जिसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन उसके भी पहले संक्षिप्त में आप समझ लीजिए कि जब 1600 ईस्वी में, जितनी अभी कथा कहानी आपको बता दिया वो सब यहाँ की बात थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वो चलते हैं। फिर 1726 में एक नियम बनाया गया था कि जो जहाँ जहाँ सेंटर है, जैसे मुंबई में एक सेंटर है, बंगाल में एक सेंटर है, इधर मद्रास में एक सेंटर है, तो यहाँ के जो वो हैं गवर्नर हैं अंग्रेज़ के, वो लोग अपने यहाँ व्यापार करने के लिए नियम बना सकते हैं। नियम अभी तक नियम बन के आता था कहाँ से? इंग्लैंड से, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लोग थे, निदेशक मंडल थे। लेकिन कितना नियम बनाएंगे? हर पल हर समय कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है व्यापार में। कहीं सूखा पड़ गया तो टैक्स घटाना है, कहीं फसल ज़्यादा हो गई तो टैक्स बढ़ाना है, तामझाम बहुत कुछ, दाम निर्धारित करना है, तो समस्या होती थी। तो उन लोगों ने इनको छूट दे दी कि यहाँ के नवाबों को कि ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ मैनेज करिए, मतलब कुछ छूट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी 1726 में। फिर चलता रहा। फिर जब ये मामला हुआ, 1757 की लड़ाई हुई, 1764 का युद्ध हुआ, तो अंग्रेज़ों को ये भी डर हो गया कि वहाँ के लोग बगावत कर देंगे, हमको आना पड़ेगा, हम कमाने गए हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, उन लड़ाई करने में लग गए हैं, तो समस्या हो सकती है, हट जाएंगे। तो अपने अधिकारियों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, प्लस उस कंपनी को लंबे समय तक भारत में व्यापार करने के लिए, सारी योजना बनाने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया संसद से, जिसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें होता क्या है आप समझिए ध्यान से। ये संसद से पास हुआ बिल है, कहाँ? इंग्लैंड की संसद से। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर हैं, जो हमारे सेंटरों पे गवर्नर होते हैं, उन्हें अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का मतलब उसमें बंगाल में मुख्य शहर था कलकत्ता, ये लोग कलकत्ता में बैठते थे, तो कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल होगा वो सबसे शक्तिशाली होगा। और जो और गवर्नर जनरल हैं, जैसे कि गवर्नर हैं, जैसे कि मद्रास के हैं और जैसे कि मुंबई के हैं, तो ये मद्रास और मुंबई ये वाले इनके अंडर में काम करेंगे, मतलब ये लोग इनके नीचे रहेंगे। इसके पहले ये तीनों स्वतंत्र थे, इनका इनसे मतलब नहीं था, इनका इनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब ये हेड बना दिया गया यहाँ सेंटर बंगाल को, और जो यहाँ का गवर्नर होगा वो इनसे सीनियर होगा और इनकी बात इन्हें माननी पड़ेगी। ठीक, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, और ये पहले पद पर बैठते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल। तो पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए एक बिल बनाया गया 1773 में ही, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो। तो सुप्रीम कोर्ट 1774 में इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। और इसमें 4 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। एलिजा इम्बे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी लेमिस्टर, चास्की और कौन कौन थे, 3 लोग थे। तो 4 इसमें जज थे। इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें कोई भ्रष्टाचार है तो आप उनको दंड दीजिए। कोई लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उनकी मुकदमा को आप सुनिए। गवर्नर को भी, गवर्नर जनरल को भी, और जो अधिकारी हैं उन सब की ये व्यवस्था की गई 1774 में सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा जो ये लोग आचरण करते थे भ्रष्टाचार वाला, यानी ऐसे कहें कि रिश्वत लेते थे, रिश्वत लेना बंद किया गया। यानी अधिकारियों को कहा गया कि अब आप रिश्वत भारतीयों से नहीं ले सकते, आप खुद व्यापार नहीं कर सकते स्वयं, जो अभी तक आप करते थे। तो लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, स्वयं का व्यापार बंद। व्यापार बंद मतलब स्वयं का, निजी, जो व्यापारी, जो अधिकारी निजी व्यापार करते थे, कंपनी का तो हो ही रहा था, अपना भी शुरू कर दिए थे, वो बंद करिए। भ्रष्टाचार मत लीजिए, सारी रिपोर्ट हमको भेजिए, सुप्रीम कोर्ट है, आपको देखेगी, और आपका हेड ये
ये मुख्य मुख्य बातें हैं तो बहुत, लेकिन जो आपके काम की है परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको मैं बता रहा हूँ। इतनी बातें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताई गई, लिखी गई। अब काम चलता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1781 आ गया, तो 1781 तक में 73 से 81 तक में ये देखा गया कि अभी भी कुछ कमियां हैं। मतलब 1773 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां हैं। उन कमियों को सुधारने के लिए एक बार फिर से सेटलमेंट किया गया। तो इसको बंदोबस्त कानून बोलते हैं, सेटलमेंट एक्ट। यानी जो 73 की कमियां थी उनमें सुधार करना है। तो जो कमियां थी उसको सुधारा गया। कमियां क्या थी? कमियां दरअसल ये थी कि कुछ ज़्यादा भारतीयों को अधिकार मिल गया था, उनको सीमित करना था और कंपनी के अधिकारियों को फ्री करना था। तो इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर है बंगाल का गवर्नर, उसको सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से स्वतंत्र कर दिया गया। यानी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है उस पर मुकदमा गवर्नर का भी चलता है ना, तो अब नहीं चलेगा। ये अपने पद पर रहते हुए जो भी काम करेगा वो सब वैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकती कि वो गलत कर रहा है कि सही। यानी इनको सुप्रीम कोर्ट से मुक्त किया गया, उसके अधिकार क्षेत्र से। और कलकत्ता के जो और निवासी थे उनको इसके दायरे में ला दिया गया कि आपके फैसले यहाँ पे होंगे, दीवानी फौजदारी सब यहाँ पे होंगे। जबरन लोग चाहते भी थे, होने भी लगा था, क्योंकि मुग़ल वंश जो था उसमें बहुत कमज़ोर हो गया था, तो बहुत निष्पक्ष काम हो नहीं रहा था। तो वहाँ के भी लोगों को तलाश थी कुछ नए चीज़ होने की। तो अंग्रेज़ों ने जब सिस्टम दिखाया तो भारतीयों को लगा कि हमारे फ़ायदे की है। हालांकि वो सारा अपने व्यापार के लिए बनाए थे, लेकिन भारतीयों को फ़ायदा दिख रहा था उनके कानून से। उनका कानून एक तरह से उदारवादी था इनकी अपेक्षा। तो जनता ने विद्रोह नहीं किया, मान गए। और इसके साथ साथ जो अधिकारी थे कंपनी की उनको भी इससे मुक्त कर दिया गया, अधिकारी को भी मुक्त किया गया। यानी कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम किया गया। और कंपनी के जो मेन थे लोग बॉडी में, यानी बंगाल के गवर्नर जो थे और अन्य अधिकारी थे, उनके अधिकारों को बढ़ाया गया। ये है 1781। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट आप जानते ही हैं, जो भी बात बता रहे हैं ये सब इंग्लैंड से वहाँ पे कानून बन के यहाँ भारत में आ रहा है, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो 1784 में जो बिल पास हुआ उसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट नाम के एक थे, वहाँ के शासक हो गए थे पिट, उन्होंने ये लाया था, इसलिए इसका नाम पिट्स रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें दो काम हुए थे। एक तो ब्रिटिश आधिपत्य, ये शब्द याद रखिएगा, ब्रिटिश आधिपत्य। जब आप लोग पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तो ये शब्द आपको दिखता है, ब्रिटिश आधिपत्य। ये क्या है? पहली बार 1784 में ये बात रखी, मतलब ये कानून बन गया कि जहाँ तक कंपनी का शासन है, यानी कंपनी का व्यापार है, और जो गवर्नर के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में जितना भी आता है, उस क्षेत्र के निवासियों को ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन कहा जाएगा। यानी उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाएगा। यानी ब्रिटिश का वहाँ पे बोलबाला है, ब्रिटिश की वो भूमि है, ब्रिटिश आधिपत्य देश या ब्रिटिश आधिपत्य स्थान, ब्रिटिश आधिपत्य के लोग जो आप कहें। तो ब्रिटिश आधिपत्य घोषित किया गया। और दूसरा कि एक अलग से बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से ही स्पष्ट है कि कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बनाया गया। किनको कंट्रोल करने के लिए? तो अपने अधिकारियों को ही कंट्रोल करने के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया, इसको रखा गया नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका काम था शासन करना। तो अब कंपनी के दो काम हो गए, एक काम हो गया शासन और एक काम हो गया व्यापार। व्यापार कौन करेगा? तो निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हैं, इनको हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, निदेशक मंडल, जो 24 थे, एक मुख्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और बाकी 22 लोग और। तो जो निदेशक मंडल हैं, जिनको कौन चुनता है? जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो चुनते हैं। और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का है ना। शुरुआत में 1 वर्ष का था, फिर 4 वर्ष का। तो निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो द्वैध शासन आ गया एक तरह से। कंट्रोल करेगा, शासन देखेगा कंट्रोलर, और ये बाकी लोग व्यापार करेंगे। ये पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। इसके अलावा फिर दूसरा आता है 2 ही साल के बाद 1786 का अधिनियम। दरअसल 1786 का जो अधिनियम है
मुख्य रूप से एक व्यक्ति के लिए लाया गया था। वो व्यक्ति हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, भारत के बहुत बड़े हितैषी माने जाते हैं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर लगभग 45-46 गवर्नर हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन तक में, तो उन 45 गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अगर हम भारत के लिए जो शुभचिंतक है उनमें नाम रखेंगे तो इनका नाम आता है। इसके अलावा नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, जो इनके बहुत बाद होंगे, जो इन्होंने सती प्रथा समाप्त किया था, उनका नाम आता है। फिर लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है, जब वो बंद करेंगे, मतलब जब आंदोलन होने वाला था ना, 1857 की क्रांति होने वाली थी, तो उस समय कुछ सुधार वो किए थे भारत के लिए, तो उस सुधार के लिए भी क्रांति हुई थी। यहाँ के लोग ये मानते थे कि जो सुधार हो रहा है हमारे धर्म में, वो हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है, हम जो हमारी परंपरा चली आ रही है वही रहनी चाहिए। जैसे बाल विवाह जो बचपन में चला आ रहा था 18 से 12 साल की उम्र में करना, तो ये लोग समय क्यों बढ़ा रहे हैं, 18 साल या 14 साल क्यों कर रहे हैं, है ना। जो बहुविवाह प्रथा थी उसको बंद क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें, तो कुछ लोगों को भारत का एक तरह से उद्धारक कह सकते हैं, उनमें से लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम प्रसिद्ध है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक मांग थी कि हम भारत में गवर्नर बन के तभी जाएंगे जब हमारी 1-2 मांगों को पूरा किया जाएगा। तो इनकी 2 मांगों को पूरा करने के लिए जो 1784 का एक्ट था उसमें संशोधन करना पड़ा, और वही संशोधन है। मांग क्या थी इनकी? मांग ये थी कि मैं गवर्नर तो रहूँगा ही, गवर्नर के साथ साथ कमांडर इन चीफ का भी पद मुझे मिलना चाहिए। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है जो सेना का अध्यक्ष होता है, जैसे इसमें जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष है ना, तीनों का मालिक कौन है? राष्ट्रपति। तो ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति का पद और प्लस गवर्न करने का पद, ये दोनों मेरे पास होना चाहिए। यानी कि सेनाओं को भी मैं कंट्रोल करूँगा। उसके पहले चीफ ऑफ कमांडर इन चीफ अलग व्यक्ति होते थे, जो इनसे कभी कभी उनका टकराव होता था, ये कुछ कहते थे, ये कुछ कहते थे। तो ये दोनों पद होना चाहिए हमारा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अन्य जगहों के गवर्नर हैं, मतलब बंगाल, मद्रास के हैं, मुंबई के हैं, तो उनसे मतलब ये स्वतंत्र रहेंगे, मतलब इन पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। इसके ये तो चल रहा था पहले से ही, ये तो इसमें संशोधन क्या करना था। लेकिन मुख्य बात ये थी इनकी कि जो काउंसिल उसको बोलते थे, काउंसिल में सदस्य होते थे, तो इसको बोला जाता था गवर्नर और उसकी काउंसिल। जो ये पद था पूरा, एक गवर्नर और उसकी काउंसिल। जैसे आज राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति की काउंसिल है कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद काउंसिल है, राष्ट्रपति गवर्नर है, ऐसा समझिए। तो जो मंत्रिपरिषद जो कहेगा वही राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिपरिषद के खिलाफ राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता। उसी तरह से एक काउंसिल होती थी, वो पूरा निर्णय करती थी और उसी निर्णय को गवर्नर को मानना होता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस काउंसिल की भी बात नहीं मानेंगे, हम जो निर्णय करेंगे वो काउंसिल को मानना पड़ेगा। यानी हमको कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए और काउंसिल की बातों को न मानने की भी स्वतंत्रता दी जाए। हमें पसंद आएगी तो मानेंगे, नहीं पसंद आएगी तो हम नहीं मानेंगे। इनकी दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया गया, बस यही हुआ था इसमें। फिर 1700 के बाद 1813 आ जाता है, नहीं इसके पहले एक और होता है 1793 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1793 का। 1793 में क्या हुआ था? 1793 में बस लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे, इनका शुरू हो गया था। और जो नियम बनाया गया था वो नियम ये था कि जो राजस्व है भारतीयों के लिए, वहीं से सेना को धन दिया जाएगा। यानी कि जो अभी तक धन इंग्लैंड का जो एक तरह से वित्त था, वहाँ से सेनाओं के लिए कार्य होता था, उसका दिया जाता था। लेकिन जो भारतीयों के लिए बनाया गया था अलग से कोष, उसमें से नहीं दिया जाता था। इसमें क्या हुआ कि नहीं, यहीं से मतलब सेनाओं को भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इनकी पुरानी मांगें थी वो भी स्वीकार कर लिया गया। बस यही हुआ था, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। 93 वाले में एक लाइन आप याद रखिए कि जो सेना थे उनके वेतन को भारतीय राजस्व से देने की बात की गई, यानी नियम बनाया गया बस।
फिर 1813 में, और एक चीज़ और, हाँ वहीं पे एक बात और बताई गई 93 में ही, कि अब जो सेटलमेंट होगा आगे 20 साल के बाद होगा। यानी जो भी नियम कानून बन रहा है ये अगले 20 वर्ष के लिए बन रहा है। 20 वर्ष के बाद समीक्षा होगी, अच्छा रहेगा तो ये नियम चलेगा, गड़बड़ रहेगा तो ये नियम बदलेगा। यानी 20-20 साल पर समीक्षा होती रहेगी। तो 1793 के बाद 20 साल के बाद 1813 में फिर से आता है 1813 का राजलेख बोलते हैं इसको, 1813 का राजलेख। इनमें क्या क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है, 1813 में पहली बार शिक्षा की बात की गई। भारतीयों के लिए शिक्षा, किसके लिए? भारतीयों के लिए। किसने करी? अंग्रेज़ों ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा। हालांकि हमारे यहाँ ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे लोग हुए, लेकिन अगर मैं वास्तविक रूप में बात करूं, जो कर सकते थे, क्योंकि उनका शासन था एक तरह से। भाई जिनका शासन नहीं है वो बहुत कोशिश करें फिर भी बहुत कामयाब नहीं होंगे। हाँ, समाज अगर उनका साथ दे तो बहुत कामयाब हो सकते हैं। ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी, समाज ने बहुत साथ दिया। इनके बाद राजा राम मोहन राय होते हैं, तो अंग्रेज़ों की ही सहायता से वो बहुत काम कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक ना होते तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के लिए शायद ये काम नहीं कर सकते थे। इसी तरह से आगे जब आप चलेंगे तो लॉर्ड कैनिंग अगर ना हो, है ना, तो भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर शायद इस तरह से काम नहीं कर सकते थे। खैर, तो शिक्षा की बात की गई और इसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 1 लाख रुपए मतलब स्कूल खोलने के लिए, मास्टरों को तनख्वाह देने के लिए, किताब कापी की व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए बड़ी रकम थी। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा, ये कहा गया 1813 के राजलेख में। क्यों कहा गया? क्यों भारतीयों को पढ़ाने की बात आई? क्योंकि भारतीय जब पढ़ेंगे तभी वो द्विभाषिया का काम करेंगे। मतलब अंग्रेज़ हिंदी नहीं जानते थे, अंग्रेज़ फारसी नहीं जानते थे, अंग्रेज़ अंग्रेज़ी जानते थे, तो वो चाहते थे कि लोग यहाँ के पढ़ें ताकि वो हमारी कंपनी के लिए काम कर सकें और हमारे मध्यस्थता कर सकें, अपने जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनसे संवाद कर सकें। इसके पहले क्या करते थे, ये जो बड़े साभ्रांत लोग हुआ करते थे पढ़े लिखे, उन्हीं को अपना मीडिएटर रखते थे और जो भी लगान वसूलना होता था उन्हीं को कह देते थे। तो बड़ा इसमें अपने ही भारतीय लोगों ने बड़ा शोषण किया। अंग्रेज़ बोलते थे कि वहाँ से 20% लाना है। अब वो भाई साहब मीडिएटर जो हैं वो गए किसानों से बोलते हैं कि 50% देना है, ऐसा ऑर्डर आया है। कोई भारतीय उतना पढ़े लिखे थे नहीं, इतने जागरूक नहीं थे, तो उनको मानना था कि हाँ अंग्रेज़ बड़े अत्याचारी हैं, बाहर से आए हैं, कहे होंगे। मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा भी इतिहास में हुआ है, बहुत हुआ है। तो वहाँ से लिए 50%, दिए यहाँ 20%, 30% अपने पास रख लिए और बहुत धनवान हो गए। एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया जिसको जमींदार कहा गया। आप केरल में लंबूदरी ब्राह्मण थे, बहुत बड़े जमींदार थे, कभी आपको पढ़ाएंगे। तो ये सब यही करते थे, मीडिएटर थे। जो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, मुस्लिमों ने किया था इन ब्राह्मणों के खिलाफ, लंबूदरी ब्राह्मणों के खिलाफ। तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, करिए ऐसा भी होता था, बिल्कुल होता था। तो ये भी पढ़ें और हमारी कंपनी में काम करें, ये तो अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने शुरू किया था, इसमें नो डाउट्स। वो अलग बात है कि आज हमारा बड़ा फ़ायदा हुआ है इनकी वजह से, लेकिन ये उद्देश्य था नहीं उनका उद्देश्य केवल अपना था। तो शिक्षा पर भारतीयों के लिए खर्च करना है। इसके अलावा दूसरी बात कि जो मिशनरी थे, मिशनरी अभी तक भारत नहीं आए थे। मिशनरी मतलब समझते हैं, जब अंग्रेज़ लोग या पूरे यूरोप के लोग जब बाहर व्यापार करने के लिए चलते हैं ना, तो उनके कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था व्यापार करना, मतलब पैसा कमाना। दूसरा उद्देश्य था ईश्वर का प्रचार करना, ईसा मसीह का प्रचार करना, है ना। तो गॉड ग्रेविटी, ऐसे जी 3 ठो जी थे उसमें। तो मिशनरियों को भारत अभी नहीं बुलाया गया था। मिशनरी बहुत रिक्वेस्ट करते थे सरकार से कि मुझे भी वहाँ जाने की अनुमति दीजिए, और वहाँ के अन्य व्यापारी भी कहते थे कि मुझे भी वहाँ जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन अनुमति केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यहाँ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आएँ, केवल व्यापार करें, बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है। दुनियादारी से मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि दुनियादारी वहाँ करेंगे तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे कम हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा हैं, तो वो लोग विद्रोह कर देंगे कि हमारे धर्म में छेड़खानी कर रहे हैं, फिर हमको वहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य विफल हो जाएगा क्योंकि हम तो वहाँ कमाने गए हैं। तो वो चाहे जैसे रह रहे हों,
उनकी बात है, हम उनमें छेड़खानी नहीं करेंगे। इस मिशन से ये लोग चल रहे थे, लेकिन अब मजबूरी हो गई थी कि उनको चाहिए थे मजदूर, कारीगर, द्विभाषीय लोग, इसलिए वो शिक्षा पर निवेश करना चाह रहे थे और मिशनरियों को फिर अनुमति दे दिया भारत आने के लिए। तो 1813 के राजलेख में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली, यानी अब वो आकर के अपने धर्म का प्रचार करेंगे और शिक्षा का सेंटर खोलेंगे भारत में। आश्चर्य की बात यह है, मैं आश्चर्य नहीं कहूँगा, मैं तो गर्व करता हूँ, मैं तो इन लोगों को इसके लिए सलाम करूँगा कि ये मिशनरी वाकई में यहाँ आए और शिक्षा व्यवस्था की पहली बार अलख जलाई। और जहाँ कोई कभी शिक्षित हो ही नहीं सकता था, ऐसे ऐसे वर्ग थे जिनको शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, शिक्षित कैसे होंगे? न वहाँ स्कूल है, न वहाँ कोई बताने वाला है, न उनको तो वो नियत ही मानते थे ना कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगा क्यों? मैं पढ़ूंगा तो अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी मान्यताएँ थी। तो ऐसे लोगों में, ऐसे जगहों पर, स्थान पर इन्होंने शिक्षा का प्रबंध किया। अब वो अलग बात है कि शिक्षा के माध्यम से फिर धर्म परिवर्तन भी कराए, बिल्कुल, क्योंकि ये गरीब थे, खाए बिना बेचारे मर रहे थे, कपड़े नहीं थे, तो लालच में वो धर्म परिवर्तन भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो शिक्षित भी तो होंगे, उनका विकास तो होगा ना। वो अलग बात है कि हाँ धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन फिजिकली या भौतिक विकास तो हुआ, इसमें नो डाउट्स। तो मिशनरी आए, वो प्रचार किए, शिक्षा की व्यवस्था किए, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई। इसके अलावा निजी व्यापारी जो अभी तक नहीं आते थे, निजी व्यापारी को भी अनुमति मिली, यानी अब वो भी आ सकते हैं, वो भी अलग से व्यापार कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा वो भी व्यापार कर सकते हैं। तो बस यही मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है 1813 का राजलेख में। फिर अगले 20 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया गया कि अब इसकी समीक्षा अगले 20 वर्ष के बाद होगी। फिर आता है 1833, 20 साल के बाद। तो 1833 में फिर राजलेख आ जाता है, और 1833 का जो राजलेख आता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक अलग से विभाग बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं पूरे अंग्रेज़ गवर्नरों में अगर किसी के प्रति आस्था व्यक्त करूं, किसी के आगे अगर यूं कहें कि मैं सर झुका दूं, इस उद्देश्य से कि इन्होंने भारत के लिए कुछ किया, तो उनमें एक व्यक्ति को मैं निश्चित तौर पे मानूंगा, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में सती प्रथा की जब समाप्ति होती है, तो जितना रोल राजा राम मोहन का राय का है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत रोल इनका भी है उस बिल को पास करवाने में, क्योंकि राजा राम मोहन राय अगर आते नहीं तो ये करवाते नहीं, और ये करवा नहीं पाते तो राजा राम मोहन राय कानून नहीं बनवाते तो होता नहीं। इसलिए दोनों, यानी कि कानून और पब्लिक दोनों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इन्होंने काम किया, ऐसा नहीं है। 1828 से 35 तक रहे, उसी के बीच में 1833 का राजलेख आया, और इसमें कहा गया कि अब जो गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, अब वो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे, भारत के गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल अब बन गया भारत का गवर्नर जनरल, और इस पद पर पहले कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के लिए 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि जब ये बिल पास हुआ उस समय ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और जब बिल बन गया तो उसी पद पर ये रहे, तो भारत के भी प्रथम गवर्नर जनरल हो गए, है ना। इसके अलावा और क्या हुआ, तो एक अलग से विभाग बनाया गया, उसको हम ऐसे कह सकते हैं विधि, कानून। मतलब इसमें कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, निदेशक मंडल थे, गवर्नर और उसकी बॉडी थी, उसी बॉडी में एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई विधि की, और लॉर्ड मैकाले को विधि मंत्री बनाया गया, लॉर्ड मैकाले। और इन्हीं की फिर देख रेख में प्रथम विधि आयोग बना भारत का, प्रथम विधि आयोग। और वही विधि आयोग फिर आगे चल करके उसी के वजह से 1860 में आईपीसी बनती है, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का
संस्थापक कह सकते हैं। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। लेकिन आपको ये भी जानना है कि सिर्फ इन्होंने ही नहीं कही थी, यहाँ के बहुत बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग भी चाहते थे कि अंग्रेजी ही हो। उनमें से राजा राम मोहन राय भी हैं। जो राजा राम मोहन राय संस्कृत के पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। राजा राम मोहन राय का कहना था कि अंग्रेजी भाषा हो और जो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था है वो भी यहाँ हो, जो वहाँ सुधार हुए हैं वो भी यहाँ हो, यहाँ की रूढ़िवादिता खत्म हो। बहुत अच्छे लोगों का जब सपोर्ट मिलता है तभी कानून सरकार बनाती है, अन्यथा बनाती नहीं है। तो ये काम हुआ। विधि विभाग बनाया गया। लॉर्ड मैकाले इसके, मैकाले लिख दिया क्या, लॉर्ड मैकाले इसके प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, विधि मंत्री थे। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ जो आपको ध्यान रखना है। वो काम क्या था? वो काम, अच्छा मैं थोड़ा सा भूल गया था एक बात यहाँ बताना, मैं वही ध्यान कर रहा था। 20 वर्ष के लिए तो यहाँ बढ़ाया गया था 1813 में, लेकिन एक बहुत बड़ा और काम हुआ था। वो आप जब 33 का देखा तब मुझे ध्यान आया, ये वाला। वो काम ये हुआ था कि यहाँ पे जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था। इसीलिए निजी व्यापार के लिए अनुमति मिली थी। तो यानी अब ये जो इसका एकाधिकार था वो समाप्त हुआ, एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए एकाधिकार बचा रहा। किसके लिए बचा रहा? तो वो था चीन और चाय, अफीम। लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा चीन और चाय। चीन मतलब चीन देश, चीनी नहीं। चीन देश के साथ चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और अफीम का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। जो प्राइवेट व्यक्ति आ रहे हैं व्यापार करने के लिए वो अफीम, चाय और ये चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगे। इतना एकाधिकार रहा, इतना आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब कंपनी की शक्तियों को यहाँ पे बहुत कम किया गया, केवल बस इतनी ही शक्ति बची, बाकी निजियों के लिए खोल दी गई। और 1833 में यही होता है कि अब वो कंपनी की जो एकाधिकार था पूर्णतः समाप्त हो गया। पूर्णतः समाप्त, आप लिखते जाइएगा पूरी बात, पूर्णतः समाप्त। क्या समाप्त? एकाधिकार। कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, यानी चाय चीनी का जो मामला था वो भी समाप्त हो गया। और अब कंपनी केवल और केवल कानून बनाने वाली संस्था बन गई। कानून बनाने वाली संस्था, यानी अब यह केवल कानून देखेगी, वहाँ की न्याय व्यवस्था देखेगी, वहाँ के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो देखेगी। और व्यापार के लिए अब उसका काम खत्म, यानी इसका जो व्यापार वाला काम था व्यापारिक निकाय से अब ये कानूनी निकाय बन गई कंपनी। और व्यापार पर सारा आधिपत्य और इस कंपनी पर भी सारा आधिपत्य किसका हो गया? ब्रिटिश सरकार का। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, जैसे हमारे यहाँ पहले आरबीआई की स्थापना हुई तो निजी क्षेत्र में हुई, उसके बाद सरकार ने उसको खरीद लिया, तो अब आरबीआई पर किसका नियंत्रण हो गया? सरकार का। जैसे 1921 में इंपीरियल बैंक बनी, उसके पहले भी बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों बैंक काम कर रहे थे। 1803, 1806 और 3 बैंक चल रहे थे। तो 1840 3 बैंक, 1806 में, 1803 में और 1840 में। फिर इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया गया और बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन प्राइवेट ही रही। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जा कर के फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनती है। और आज़ादी के समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब बनती है फिर इसका जो है पूरा शेयर खरीद लिया जाता है सरकार द्वारा और ये सरकारी बैंक बन जाती है। ठीक उसी तरह से समझिए, प्राइवेट कंपनी थी, व्यापार की, बहुत तरक्की की, अब अंग्रेज़ यहाँ पे शासन करना चाह रहे हैं, इसलिए पूरी कंपनी खरीद लिए। कंपनी पर अधिकार हो गया उनका, पूरे व्यापार पर अधिकार हो गया। अब वो कंपनी केवल वहाँ के शासन प्रशासन एक तरह से देखेगी, काम करेगी, बस व्यापार का सारा लेखा जोखा वही है। 1837, फिर उसके बाद 20 साल के बाद 1853 आया। 1853 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या हुई? खुली प्रतियोगिता। ध्यान रखिएगा, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, यानी अब भारतीय भी सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसके पहले भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा नहीं देते थे, जिसे आज हम IAS कहते हैं ना, वैसे ही ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज।
तो खुली प्रतियोगिता होगी, यानी जो डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, वो इस प्रतियोगिता को पास करेगा, वही बनेगा। लेकिन ये प्रतियोगिता होगी कहाँ, इसकी परीक्षा कहाँ होगी, तो ये इंग्लैंड में होगी, भारत में नहीं होगी। जो हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस परीक्षा पास किए तो भारत में नहीं, बाहर ही दिए, इंग्लैंड में ही। सत्येंद्र नाथ बोस बाहर ही दिए, यहाँ नहीं। तो खुली प्रतियोगिता होगी, भारतीय भी इसमें शामिल होंगे और उनकी योग्यता के अनुसार इसमें काम दिया जाएगा। और जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषदें चल रही हैं इसकी, उन क्षेत्रीय परिषदों में भी भारतीयों को मौका मिलेगा उनकी योग्यता के अनुसार। ठीक, तो ये हुआ 1853। और उसके बाद मामला क्या होता है, 1857 में क्रांति हो जाती है, जिसे बोलते हैं 1857 की क्रांति। बहुत बड़ी क्रांति होती है, इसमें अंग्रेज़ विजयी होते हैं। और जब अंग्रेज़ विजयी होते हैं तो अब अंग्रेज़ एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ख़त्म कर देंगे और अब वो पूरा शासन भारत का अपने हाथों में लेकर के भारत को अपना देश समझ के अब वो यहाँ राज करेंगे और अंततः फिर वो मुग़लों को भी नष्ट कर देंगे। इसी में 1857 की क्रांति में ही मुग़ल वंश समाप्त हो जाता है पूरी तरह से। बहादुर शाह जफ़र को लॉर्ड हडसन था, लॉर्ड हडसन को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप मुग़ल वंश के अंतिम बादशाह को पकड़िए, बहादुर शाह जफ़र। जफ़र उसका उपनाम था क्योंकि वो कविताएं लिखता था, शेर व शायरी करता था। उसको पकड़ा जाता है, हुमायूं के मकबरे में छिपा था दिल्ली में, पकड़ के लाया जाता है। उसकी बच्चियों को और बहनों को और लोगों को, कुछ लोगों को मार दिया जाता है, कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो कई लोग भूख से मरते हैं, इसकी बेटियां कई हैं जो भूख से, और फिर किसी से शादी कर लेती हैं। पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और इसको, इसकी पत्नी को और कुछ लोगों को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से रंगून भेज दिया गया है। रंगून मतलब म्यांमार जिसे आज बोलते हैं, रंगून। कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से इनको रंगून निर्वासित कर दिया, मतलब देश से निकाल दिया गया 58 में। और फिर वहीं पे जाकर के जफ़र की मृत्यु हो जाती है। और जफ़र जो मुग़ल वंश का अंतिम शासक है, वो कहता है कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी ज़मीन में 2 गज मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। खैर, इसके पहले जब बजबज बंदरगाह से हडसन इसको भेज रहा था तो हडसन ने एक शायरी कही व्यंग्य के रूप में, किससे, बहादुर शाह जफ़र को बोली। हडसन अंग्रेज़ जो था, उसने कहा, ए जफ़र अब बुझ चुकी शमशीर हिंदुस्तान की, अब दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। फिर सुनिए, ए जफ़र अब बुझ चुकी शमशीर हिंदुस्तान की, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। तो बहादुर शाह जफ़र उत्तर देता है, वो कहता है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। ऐसे शायरी कहते हुए, जवाब देते हुए, आँखों में पानी भरे हुए। और जो इतना बड़ा साम्राज्य रहा मुग़ल वंश का, वो उसको इतिहास के पन्नों में दर्ज करके अपनी हस्ती को मिटा करके, देश छोड़ करके एक तरह से वो चला जाता है और अंत में वहीं मरता है और वहीं उसकी कब्र बनाई जाती है। तो मुग़ल वंश समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश शासन पूरी तरह से 1857 के बाद शुरू होता है। फिर विक्टोरिया आती हैं यहाँ पे भारत में, 1858 में महारानी विक्टोरिया आती हैं इलाहाबाद में, और इनका एक घोषणा पत्र पढ़ा जाता है इलाहाबाद में। और उस घोषणा पत्र में कुछ सुधार भी थे और पूरी रूपरेखा थी कि अब यहाँ पे अंग्रेज़ यहाँ के शासक हैं और ये पूरा देश उपनिवेश है और अंग्रेज़ों के ही अंडर में अब ये रहेगा। तो उसके बाद से पूरी प्रक्रिया हम 1947 तक की अगले पार्ट में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आज़ाद हो जाएगा भारत, और आज़ाद होने के भी पहले संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान सभा शुरू हो जाएगी। फिर हम वहाँ बात करेंगे। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।